नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज है 25 सितंबर 2025 और आप देख रहे हैं एनकेजी बुलेटिन पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज शो। और ये रही आज की सुर्खियां। अरब मुल्कों का गरजता ऐलान, गज्जा की नस्लकुशी रोको, फौरन रोको। फलस्तीन का नया सफर, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से लेकर अमल की दुनिया तक हलचल। नोबेल चाहिए तो जंग रोको, यही संदेश अब गजा की सड़कों से संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच रहा है। मैक्रों की ट्रंप को दो टूक नसीहत गजा की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। इजरायली टैंक गज्जा सिटी के दिल तक पहुंच गए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का दावा, ड्रोन से गज्जा मदद लेकर जा रहे जहाजों पर हमला। बाग्राम एयरबेस पर ट्रंप का बड़ा दावा और तालिबान ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। ईरान का ऐलान, हमले में तबाह हुई न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हर हाल में फिर से करेंगे आबाद। और इन सबके अलावा भी हैं कई अहम और चुभती हुई खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई क्या इंतजार कर रहे हैं। तबाही की खबरें आपको हर चैनल पर मिलेंगी, लेकिन सच्चाई का आईना सिर्फ यहां दिखेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस राज्य से देख रहे हैं। अरब देशों की तरफ से गरजता हुआ ऐलान आया है, गजा की नस्लकुशी फौरन रोकी जाए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र से एक बड़ा और ऐतिहासिक बयान सामने आया है। अरब देशों ने मिलकर इजराइल की गजा पर चल रही यह काली जंग या नस्लकुशी फौरन बंद करने की मांग की है। कुवैत के युवराज शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी की तरफ से बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बैठक में सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब गज्जा की त्रासदी अपने सबसे अंधेरे और सबसे दर्दनाक दौर से गुजर रही है। करीब 2 साल से जारी यह तबाही अब इंसानियत के माथे पर एक शर्मनाक दागर बन चुकी है। गजा की कौम भूख, बर्बादी और मौत के साये में जी रही है और इसे अब किसी भी सूरत में जारी नहीं रहने दिया जा सकता। इसी दौरान फलस्तीन के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत ने दुनिया को सीधी और कड़वी सच्चाई याद दिलाई। उन्होंने कहा, फलस्तीनियों को आधा इंसान मत समझिए, हमें भी जिंदगी, आजादी और इज्जत का हक है। इजराइल ने गज्जा में जो जुल्म किए हैं उन्हें किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, अरब देशों का यह ऐलान केवल इजराइल पर सीधा दबाव नहीं है, ये उन ताकतवर मुल्कों के लिए भी आईना है जो अब तक चुप्पी साधे बैठे हैं। गजा का बहरान अरब दुनिया को एकजुट कर गया है और यह ऐलान अब इजराइल की लड़ाई को सिर्फ एक क्षेत्रीय मसला नहीं रहने देता। यह सीधे सादे शब्दों में इंसानियत बनाम बर्बरता का सवाल बनकर दुनिया के आगे खड़ा हो गया है। कोई माने या न माने, लेकिन फिलिस्तीन का एक नया सफर अब शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क के उस ऐतिहासिक बयान, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से लेकर उसके अमल तक जो हालात बन रहे हैं उन्हें थोड़ी सियानी नजर से देखिए। देर लग सकती है पर कुछ बड़े नतीजे निकलने वाले हैं। दुनिया की रियासत और सियासत में इन दिनों जो हलचल दिख रही है वह मामूली नहीं है। जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भारी बहुमत से फिलिस्तीनी राज्य के हक में घोषणा पारित की तो यह साफ संकेत दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर असली कदम उठाने को तैयार है। फिलिस्तीनी नेताओं का कहना है कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है जो इस घोषणा को व्यवहारिक ताकत देगा। यानी अब केवल पहचान नहीं बल्कि एक व्यापक रूपरेखा, रोडमैप और समय सारिणी के जरिए फिलिस्तीन के लिए स्वायत्त और चुने हुए राज्य के रास्ते को ठोस बनाया जाएगा। आज बात फलस्तीनी सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा की है, वही सरकार जो रमल्ला से चलती है और जिसे संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिली हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि गाजा में लड़ाई रोकने की रफ्तार और तबाह हुए इलाकों के पुनर्निर्माण को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये दोनों अलग थलग नहीं हो सकते। दूसरी तरफ सऊदी अरब और फ्रांस जो इस पहल की अगुवाई कर रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। ऐसे कदम उठाइए जिनको वापस न लिया जा सके। पर इजराइल ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक
सिरे से इनकार कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू सीधे कह रहे हैं कि अगर दुनिया फलस्तीन के लिए रास्ता आसान करेगी तो वह पश्चिमी किनारे की जमीन को इजरायल में मिला लेगा, यानी जबरन हड़पने से नहीं हिचकेगा। फिर भी फलस्तीनी नेताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंसूबे अब इजरायल से प्रभावित होने के बजाय उससे दूरी बनाना चाहते हैं। कागजों पर मिली मान्यताएं बस शुरुआत हैं, असली काम उन्हें जमीन पर लागू करना है। अब निगाहें अमेरिका पर हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। सवाल यही है, क्या यह मुलाकात हालात और सख्त कर देगी या अंतर्राष्ट्रीय एकता इतनी मजबूत होगी कि इजरायल को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। और एक बात, अगर किसी को सचमुच नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए तो पहले गाजा की लड़ाई रोकें। यही बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पेरिस से कही है। नोबेल की चाहत है तो पहले अमन कायम कर दिखाओ, शब्दों से नहीं काम से। मैक्रो का यह बयान सीधा तंज था डोनाल्ड ट्रंप पर, उस ट्रंप पर जो दुनिया भर में अपनी डील मेकर और अमन कायम करने वाले नेता की तस्वीर बेचते घूमते हैं। कल रात संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप कह रहे थे, मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं। सवाल यह है कि काम तो संयुक्त राष्ट्र का था, फिर इसे अपनी जेब में डालकर क्यों गिना जा रहा है? जब गाजा की जंग रोकने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में आता है तो सबसे पहले ट्रंप की सरकार ही उसे वीटो कर देती है। क्यों? यहां भी तो जवाब दीजिए। और फिर उसी सांस में कहते हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए। गाजा की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को इजरायली टैंक गाजा सिटी के दिल तक पहुंच गए, वही इलाका जहां लाखों लोग अब भी अपने घर छोड़ने से हिचक रहे हैं। उम्मीद यह है कि शायद दुनिया का दबाव इस जंग को रोक दे और उनकी छत बच जाए। इसी समय न्यूयॉर्क में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मुस्लिम देशों के नेताओं से अमन की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगली मुलाकात इजरायल से होगी, लेकिन यही ट्रंप कुछ दिन पहले उन मुल्कों पर बरस रहे थे जिन्होंने फलस्तीन को मान्यता दी। कह रहे थे कि यह तो हमास की हिंसा को इनाम देने जैसा है। और गाजा सिटी के बीचों बीच कल ही एक शरण स्थल पर इजरायली हवाई हमला हुआ। मेडिकल टीमों ने बताया कि इसमें कम से कम 20 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। पास के एक घर में 2 और लाशें मिली। मलबे के बीच लोग अपने परिजनों की तलाश कर रहे थे। ये वही तस्वीरें हैं जो रिपोर्टों में दर्ज हैं, वही हालात जिनकी गवाही खून और मलबा दे रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि वे बीच किनारे वाले इलाके समंदर के पास चले गए थे, मगर बहुत सी परिवारों को वक्त तक नहीं मिला। टैंक अचानक आ गए। एक फिलिस्तीनी जिसकी शरण स्थल तबाह हो गया, रोते हुए बोला, हम तो ईश्वर के सहारे सो रहे थे, कोई सूचना नहीं दी गई, कोई इशारा नहीं मिला। वहां बच्चे और महिलाएं थीं, करीब 200 लोग थे और सब धूल राह में दब कर रह गए। उनके घर, उनके आशियाने सब मलबे में मिल गए। इजरायली टैंक अब अल-शफा अस्पताल के पास तैनात हैं। ऑक्सीजन के स्टेशन तक को नुकसान पहुंचा है। गवाहों और कुछ मीडिया रिपोर्टों का कहना है कि टैंक सीधे अस्पताल की ओर पास आ गए हैं। नतीजा यही है कि एक ओर न्यूयॉर्क के वातानुकूलित हॉलों में अमन की बातें चल रही हैं, दूसरी ओर गाजा की गलियों में टैंकों की गड़गड़ाहट और गोले गूंज रहे हैं। सवाल वही रह जाता है, क्या दुनिया वाकई जंग रोकना चाहती है या सिर्फ बयान जारी करना ही उनका शौक बन गया है? गाजा की नाकेबंदी तोड़ने निकली वैश्विक समुद्री बेड़ा, ग्लोबल समुद्री बेड़ा आरोप लगा रहा है कि उनके जहाजों पर ड्रोन से हमला किया गया। बताया गया कि ग्रीस के दक्षिणी तट के पास रात में कम से कम 13 धमाके हुए। लगभग 10 नौकाओं पर अज्ञात वस्तुएं फेंकी गईं। इस दौरान संचार प्रणाली भी बुरी तरह बाधित हुई और कुछ नुकसान भी हुआ, मगर किस्मत से किसी की जान नहीं गई। फिर भी नौकाओं को भारी क्षति पहुंची। फ्लोटिला का कहना है कि वे केवल मानवीय सहायता लेकर जा रहे थे, खाने का सामान, पीने का पानी, दवाइयां, ताकि जर्जर हालात में पड़े लोगों तक मदद पहुंच सके। इजराइल की विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि फ्लोटिला के आयोजक चरमपंथियों से जुड़े हैं। इजराइल ने कहा कि मदद का सामान एशकेलॉन बंदरगाह पर उतार दिया जाए और वहीं से उनके माध्यम से गाजा भेज दिया जाएगा। फ्लोटिला ने साफ कह दिया, न हमें तुम्हारे भरोसे सामान सौंपना है और न ही किसी पर अटूट विश्वास है। ये जो मदद हम ले जा रहे हैं वो हम सीधे गाजा के लोगों को खुद ही देंगे।
किस तरह से देंगे, ये हमारी योजना है। दूसरे दिन दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की शांति संरक्षक फोर्स यूनिफिल के मुख्यालय पर एक इजरायली ड्रोन गिरा, लेकिन किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। यह बात खुद यूनिफिल ने अपने बयान में कही। यूनिफिल ने स्पष्ट कहा कि लेबनान के हवाई क्षेत्र में इजरायली ड्रोन उड़ाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1701 की खुली उल्लंघना है। वही प्रस्ताव जो 2006 की लड़ाई के बाद पास हुआ था, ताकि लेबनान और इजराइल दोनों एक दूसरे की हवाई सीमाओं का सम्मान करें। यानी इजराइल फिर से उन निर्धारित रेखाओं को ताक पर रखता दिखाई दे रहा है। अगर आवाज में कहीं शब्द धुंधले लगें, समझिएगा हालात की तेजी और थकान का असर है। बुखार या गले में संक्रमण का असर भी हो सकता है। और बात अफगानिस्तान की, जहां बगराम एयरबेस को लेकर मंडराती तनातनी ने नया साया गिरा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बगराम मांगे तो तालिबान सख्त हो गया और अचानक उसकी तरफ से एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। तालिबान के सर्वोच्च नेता और उच्च अधिकारी कंधार में इकट्ठा हो रहे हैं। बैठक में मंत्री, सुरक्षा प्रमुख और आला कमांडर शामिल होंगे। ट्रंप हाल ही में ब्रिटेन में कह चुके हैं कि तालिबान की जरूरत है, बातचीत चल रही है, मगर साथ ही चेतावनी भी दे दी कि अगर बगराम नहीं मिला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तालिबान का जवाब फिलहाल कड़ा और स्पष्ट रहा है। किसी भी हालत में अफगान सरजमी पर विदेशी फौजियों को फिर से तैनात नहीं किया जाएगा। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिल्ला आखुनजादा ने यह नीति वज्र दफा याकूब मुजाहिद, वज्र ख्वाजा अमीर खान, मुत्तकी और खुफिया प्रमुखों के साथ बंद दरवाजों के पीछे बैठकों में भी दोहराई है। नतीजा यही है कि बगराम एयरबेस फिर से जंग का नया मोर्चा बन सकता है। ट्रंप उसे लेने पर अड़े हैं। तालिबान इसे देने से साफ इनकार कर चुका है। अब सवाल यही है, अफगान सरजमी पर वॉशिंगटन की धमकी चलेगी या कंधार का इनकार? दूसरी बड़ी खबर ईरान से है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख और मुल्क के उपराष्ट्रपति मोहम्मद इस्लामी का ताजा बयान दुनिया भर में गहरी गूंज पैदा कर रहा है। वियना से स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ और दो टूक कहा, अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों में जो ईरानी न्यूक्लियर प्लांट या फैसिलिटी तबाह हुई हैं, उन्हें हर हाल में फिर से बनाया जाएगा, फिर से आबाद किया जाएगा। इस्लामी ने कहा कि हमलों में इमारतें गिर सकती हैं, ढांचे टूट सकते हैं, लेकिन कौम की विज्ञान, तकनीक और उद्योग हमारी जड़ों में रची बसी है। इन्हें कोई मिटा नहीं सकता, कोई भी हमला इन्हें तबाह नहीं कर सकता। हम अपने सभी केंद्रों को दोबारा खड़ा करेंगे। ईरान ने दुनिया को याद दिलाया कि उसका हक है कि वह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तरक्की करे और यह तरक्की सिर्फ शांतिपूर्ण मकसद के लिए है। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि यूरेनियम का उच्च स्तर पर संवर्धन हमेशा हथियार बनाने के लिए नहीं होता। हमें ये नाजुक उपकरण और सामग्री बाजार से नहीं मिलते, क्योंकि हम सालों से पाबंदियों में जकड़े हुए हैं। मजबूरी यही है कि अपनी जरूरतें खुद पूरी करें। यही कारण है कि हमें उच्च सतह पर एनर्चमेंट करना पड़ता है, ताकि अपने रिएक्टर और संवेदनशील प्रक्रियाओं की रक्षा हो सके। अमेरिका से बातचीत के सवाल पर इस्लामी ने साफ और सख्त लहजे में कहा, दुश्मन हमेशा दुश्मन रहता है। अमेरिका ने ईरान के शुरुआती दौर से लेकर अब तक लगातार जुल्म ढाए हैं। हाल ही में हमारे मुल्क पर सैन्य हमले भी हुए। ऐसे दुश्मन से बातचीत बेईमानी होगी। असल मसला यही है, ईरान अपनी स्वतंत्र राह पर आगे बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं। लेकिन तेहरान से आने वाली आवाज स्पष्ट है, हम झुकेंगे नहीं, अपने हक पर कायम रहेंगे। फिलहाल दुनिया भर की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर अपडेट सीधे पा सकें। अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए और बने रहिए हमारे साथ सच को जानने और समझने के लिए। धन्यवाद।